आइए चैप्टर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन पॉलिटी को एक स्टोरी के फॉर्म में समझते हैं। एक बार की बात है, 1773 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर अपना कंट्रोल मजबूत करने के लिए एक नया लॉ बनाया, जिसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इस एक्ट के तहत कुछ नए नियम बनाए गए जो भारत में ब्रिटिश कंपनी के काम करने के तरीके को बदल दिया। सबसे पहले बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का टाइटल दिया गया और उनकी मदद के लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई, जिसमें 4 मेंबर थे। इस नए पद पर जो पहला गवर्नर जनरल बना वो लॉर्ड वेरेन हेस्टिंग्स थे। फिर 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट का स्थापना की गई। इस कोर्ट में एक चीफ जस्टिस सर इलिजा इम्पे और 3 और जजेस थे जो कानून की देखरेख करते थे। इस एक्ट के तहत एक और जरूरी नियम ये बना कि कंपनी के जो सर्वेंट या ऑफिसर्स थे उनको प्राइवेट रेड करना या लोकल लोगों से गिफ्ट या ब्राइब लेने से मना कर दिया गया। ये स्टेप इसलिए लिया गया ताकि उन्हें कंपनी के काम पर ध्यान देना पड़े और वो अपने स्वार्थ के लिए कुछ ना करें। इसके अलावा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर अपना पकड़ और मजबूत करने के लिए ये रूल बनाया कि कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को अब अपने रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री अफेयर्स का पूरा रिपोर्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना होगा। सबसे आखिर में बम्बई और मद्रास के गवर्नर को भी बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन काम करना होगा, मतलब उन्हें बंगाल के गवर्नर जनरल के नियम मानने पड़ते थे। इस तरह रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 ने बंगाल के गवर्नर जनरल को पावर बढ़ाया, कंपनी के सर्वेंट के लिए नए नियम बनाए और ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर और मजबूत कर दिया। अब बात करते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784। 1784 में एक नया कानून पास किया गया जिसे पिट्स इंडिया एक्ट कहा गया। इस एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के काम को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, एक कॉमर्शियल और दूसरा पॉलिटिकल। इसमें एक नई डबल गवर्नमेंट का सिस्टम शुरू किया गया, मतलब 2 अलग अथॉरिटीज बनाई गई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो इंडिया के पॉलिटिकल मामले देखने वाला था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो कॉमर्शियल का काम देखती थी। इस एक्ट ने पहली बार इंडिया के कंपनी के इलाकों को ब्रिटिश पोसेशन इन इंडिया के रूप में दर्शाया, मतलब अब ऑफिशियली कहा गया कि ये जो जमीनें हैं ये ब्रिटिश के कब्जे में हैं। फिर आया एक्ट ऑफ 1786, जिसमें एक नया गवर्नर जनरल का अपॉइंटमेंट किया गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया और साथ ही वो कमांडर इन चीफ भी थे, मतलब आर्मी के मुखिया भी वही थे। इस एक्ट के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को एक खास पावर दी गई और उन्हें कभी जरूरत लगी तो वो अपने काउंसिल के फैसले को ओवरराइड कर सकते थे, मतलब उनका फैसला काउंसिल के फैसले के ऊपर होगा, बस कुछ खास केसेस में। अब बात करते हैं चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1793। 1793 का चार्टर एक्ट आया जो पहले से दिए गए कुछ पावर को और बढ़ाता है। सबसे पहले लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो अपने काउंसिल के ऊपर डिसीजन लेने का अधिकार दिया गया था, अब वो पावर सभी आने वाले गवर्नर जनरल और प्रेसिडेंसीज को के गवर्नर को मिल गई। मतलब अगर जरूरी हो तो ये लोग अपने काउंसिल के फैसले को टाल सकते थे। इस एक्ट ने ये भी तय किया कि अब से बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर और उनकी स्टाफ का पेमेंट डायरेक्टली इंडियन रेवेन्यू से किया जाएगा। इसका मतलब जो पैसा
इंडिया से आएगा उसी से उनका सैलरी मिलेगा। फिर बारी आई 1813 के चार्टर एक्ट की, जो काफी बड़े चेंजेस लेकर आए। इस एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रेड मोनोपोली, जिसमें सिर्फ वही व्यापार कर सकते थे, को खत्म कर दिया गया। लेकिन चाइना के साथ ट्रेड और चाय का व्यापार का मोनोपोली कंपनी के पास ही रहा। इस एक्ट ने यह भी डिक्लेयर किया कि इंडिया के टेरिटरीज पे ब्रिटिश क्राउन का अधिकार है। ये कंपनी को ये मानना होगा कि इंडिया ब्रिटिश रूल के नीचे है। कंपनी को अगले 20 सालों तक इंडिया में रूल करने का अधिकार दे दिया गया। इस एक्ट के तहत एक नया नियम ये भी आया कि अगर कोई व्यक्ति इंडिया आकर मोरल और रिलीजियस इम्प्रूवमेंट करना चाहता है, जैसे क्रिश्चियन मिशनरीज, तो उन्हें ये करने की अनुमति दी गई। एक और जरूरी प्रोविजन ये था कि कंपनी को हर साल 1 लाख रुपए इंडियन एजुकेशन पर खर्च करना पड़ेगा, ताकि यहाँ के लोगों की शिक्षा सुधर सके। अब बात करते हैं चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1833। 1833 का चार्टर एक्ट आया और इसने ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन को लीगलाइज कर दिया। मतलब अब ऑफिशियली ईस्ट इंडिया कंपनी का काम एक कॉमर्शियल बॉडी से बदलकर एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गया। अब कंपनी के टेरिटरीज को हिज मैजेस्टी यानी कि ब्रिटिश किंग, उसके वंशजों और आगे के सक्सेसर के लिए ट्रस्ट में रखा गया। इस कंपनी ने ईस्ट इंडिया कंपनी का चाइना और चाय के व्यापार पर मोनोपोली भी खत्म कर दी। अब कंपनी के पास किसी भी देश के साथ व्यापार पर कोई अधिकार नहीं था। इस एक्ट के बाद बंगाल का गवर्नर जनरल अब ऑफिशियली गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गए और उसे सिविल और मिलिट्री दोनों पावर दे दिए गए। लॉर्ड विलियम बेंटिक पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने। अब गवर्नर जनरल के पास पूरे ब्रिटिश इंडिया पर कानून बनाने की ताकत थी और इस वजह से बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर से लेजिस्लेटिव पावर ले ली गई। अब से जो कानून बनाए जाते थे उन्हें एक्ट कहा गया, पहले जो रेगुलेशंस कहलाते थे। इस एक्ट के तहत 1834 में इंडियन लॉ कमीशन की स्थापना की गई, जिसका काम था इंडियन लॉ को कोडिफाई करना, मतलब सभी कानून को एक जगह लिखा और ऑर्गेनाइज रखना। पहली लॉ कमीशन का चेयरमैन लॉर्ड मैकॉले था। इस तरह 1883 का चार्टर एक्ट ने ब्रिटिश कंट्रोल को और मजबूत किया, कंपनी को एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनाया और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को पूरी भारत में कानून बनाने की पावर दे दी। अब बात करते हैं चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1853। 1853 का चार्टर एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पास किया गया चार्टर एक्ट का आखिरी एक्ट था। ये 1793 से लेकर 1853 के बीच पास हुई थी। इस एक्ट ने भारत में ब्रिटिश गवर्नेंस को कुछ नए तरीके से ऑर्गेनाइज किया। सबसे पहली बार इस एक्ट ने गवर्नर जनरल के काउंसिल के लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन को अलग अलग कर दिया। मतलब अब कानून बनाना और उनका इम्प्लीमेंटेशन एक ही जगह से नहीं होता था। इस एक्ट में एक और नई स्टेप ये था कि पहली बार इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में लोकल रिप्रेजेंटेशन इंट्रोड्यूस किया गया। अब काउंसिल में 6 नए मेंबर को ऐड किया गया, जिन्हें लेजिस्लेटिव काउंसलर कहा गया, और अब काउंसिल में कुल 12 मेंबर हो गए। इस एक्ट ने सिविल सर्वेंट के सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट के लिए एक ओपन कंपटीशन सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया। मतलब अब जो लोग सिविल सर्विस में आना चाहते थे उनको एक कंपटीशन के थ्रू सेलेक्ट किया जाता था। इस सिस्टम को इंडियंस के लिए भी खोल दिया गया ताकि वो भी
सिविल सर्विस का हिस्सा बन सके। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मैकॉले कमेटी का गठन किया गया था 1854 में। और एक इम्पोर्टेंट चेंज ये था कि लॉ मेंबर, जो पहले सिर्फ एक एडवाइजरी मेंबर होता था, उनको अब फुल मेंबर बनाया गया, जिससे वोटिंग का अधिकार मिला। इस तरह 1853 का चार्टर एक्ट ने लेजिस्लेटिव और एजुकेटिव काम को अलग किया और लोकल लोगों को गवर्नेंस में लाया। सिविल सर्विसेज के लिए कंपटीशन इंट्रोड्यूस किया और लॉ मेंबर को वोटिंग पावर देकर काउंसिल को और मजबूत बनाया। अब बात करते हैं क्राउन रूल्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसे एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस, एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ब्रिटिश रूल का एक नया दौर शुरू करता है। इस एक्ट के थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी को एबोलिश कर दिया गया और उसके सभी पावर ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफर कर दिए गए। अब जो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहलाता था, उसे नई डेजिग्नेशन दे दी गई, वाइसरॉय की, जो ब्रिटिश क्राउन का सीधा प्रतिनिधि था। लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वाइसरॉय बने। इस एक्ट ने बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को भी खत्म कर दिया, जो पिट्स इंडिया एक्ट के टाइम से चले आ रहे थे, और इससे डबल गवर्नमेंट का अंत हो गया। एक नए पद का निर्माण किया गया, जिसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स फॉर इंडिया कहा गया, जो ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर था और सीधा ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने जिम्मेदार था। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत कुछ नए रिफॉर्म्स लाए गए। सबसे पहले वाइसरॉय को अधिकार दिया गया कि वो अपने काउंसिल में कुछ इंडियंस को नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के रूप में नॉमिनेट करें। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने अपने लेजिस्लेटिव काउंसिल में पहले 3 इंडियंस को नॉमिनेट किया। वो थे राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव। इस पीरियड में 1860s में ब्रिटिश इंडिया में बजट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें पहली बार देश के खर्च और आमदनी का प्रॉपर हिस्सा रखा गया। इस एक्ट ने बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज के लेजिस्लेटिव पावर को वापस लौटा दिया, जो सेंट्रलाइजेशन के टाइम पर खत्म हो गए थे। इसने डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो गया। वाइसरॉय को ये पावर भी दिया गया कि इमरजेंसी के केस में एक ऑर्डिनेंस इशू कर सके, जो बिना लेजिस्लेटिव काउंसिल के कंसेंट के 6 महीने तक वैलिड रहेगा। इस एक्ट ने पोर्टफोलियो सिस्टम को भी रीऑर्गेनाइज किया, जो लॉर्ड कैनिंग ने 1859 में शुरू किया था। इस सिस्टम के थ्रू विभिन्न डिपार्टमेंट को अलग अलग मेंबर्स को असाइन किए गए, ताकि गवर्नेंस का काम आसानी से हो सके। इस तरह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 और इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 ने क्राउन रूल का आगमन किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट में कुछ रिफॉर्म्स लाए और इंडियंस को पहली बार गवर्नेंस में सम्मिलित किया। इंडियन काउंसिल एक्ट। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 एक इम्पोर्टेंट कानून था, जिसमें सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉन ऑफिशियल मेंबर की संख्या बढ़ा दी गई थी, लेकिन ऑफिशियल मेजोरिटी को बनाए रखे था। मतलब काउंसिल में कुछ और इंडियंस को जगह मिली, लेकिन अब भी ब्रिटिश ऑफिसर्स का कंट्रोल ज्यादा था। फिर आया इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, जिसे मोरली मिंटो रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। इस एक्ट ने कुछ नए रिफॉर्म्स लाए, जो इंडियंस के पॉलिटिकल सिस्टम को बदलने वाले थे। इस एक्ट के तहत बजट के अलग अलग आइटम्स पर वोटिंग अलाउ कर दी गई थी, लेकिन अब भी पूरा बजट वोट नहीं किया जा सकता था। मतलब कुछ स्पेसिफिक खर्चों पर बात हो सकती थी, लेकिन
बजट का ओवरऑल अप्रूवल सिर्फ ब्रिटिश के कंट्रोल में था। सबसे बड़ा और कंट्रोवर्शियल चेंजेस था सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, जिसमें सिर्फ मुस्लिम अपने मुस्लिम कैंडिडेट के लिए वोट कर सकते थे। इसने पहली बार इंडियन पॉलिटिक्स में कम्युनलिज्म को लीगलाइज किया। लॉर्ड मिंटो को इस वजह से फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कहा गया, क्योंकि उन्होंने अलग अलग कम्युनिटीज के लिए अलग वोटिंग का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। एक और नई बात ये थी कि पहली बार इंडियंस को वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव में जगह दी गई। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को लॉ मेंबर के रूप में वाइसरॉय के काउंसिल में अपॉइंट किया गया, और जो एक हिस्टोरिकल स्टेप था। अब बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहा जाता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक इम्पोर्टेंट स्टेप था जिसमें भारत में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लाने की बात की गई। अगस्त 20, 1970 को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पहली बार ये अनाउंस किया कि उनका लक्ष्य भारत में धीरे धीरे एक जिम्मेदार सरकार को लाना है। इस एक्ट का सबसे बड़ा फीचर था डायरकी, यानी डुअल गवर्नेंस सिस्टम का इंट्रोडक्शन। प्रोविंशियल सब्जेक्ट को दो पार्ट्स में बांट दिया गया: रिजर्व सब्जेक्ट, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स। रिजर्व सब्जेक्ट्स में इन सब्जेक्ट्स को गवर्नर जनरल और उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल एडमिनिस्टर करती थी, और ये लेजिस्लेटिव काउंसिल के सामने जिम्मेदार नहीं थे। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, इन सब्जेक्ट्स को गवर्नर जनरल और उनकी काउंसिल की मदद से चलाए जाते थे, लेकिन ये लेजिस्लेटिव काउंसिल के सामने जिम्मेदार थे। पहली बार इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल को बदल कर एक बाइकैमरल लेजिस्लेटर बनाया गया, जिसमें दो हाउस थे। अपर हाउस काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं, लोअर हाउस लेजिस्लेटिव असेंबली। इसमें से ज्यादा मेंबर को डायरेक्ट इलेक्शन के जरिए चुना जाता था। इस एक्ट के तहत वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में से 6 मेंबर में से 3 इंडियंस को जगह दी गई, और एक एक्सटेंशन हुआ सेपरेट इलेक्टोरेट्स का, जिसमें सिख, इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो यूरोपियंस और यूरोपियंस के लिए भी अलग से वोटिंग सिस्टम दिया गया। लेकिन वोटिंग राइट्स सिर्फ उन लोगों को मिले जो प्रॉपर्टी, टैक्स, एजुकेशन जैसे स्टैंडर्ड को पूरा करते थे। मतलब लिमिटेड लोगों को ही वोट देने का राइट्स था। इस एक्ट ने प्रोविंशियल बजट को सेंट्रल बजट से अलग कर दिया और प्रोविंस को अपना खास बजट बनाने का अधिकार दिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भारत में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की तरफ एक बहुत बड़ा कदम था। इस एक्ट में 321 सेक्शंस और 10 शेड्यूल थी, और इसने भारत का गवर्नेंस सिस्टम को काफी बदल दिया। इस एक्ट का एम था ऑल इंडिया फेडरेशन बनाना, जिसमें प्रोविंशियल और प्रिंसली स्टेट्स को यूनिट के रूप में इंक्लूड करना था। लेकिन ये फेडरेशन कभी बन नहीं पाई, क्योंकि प्रिंसली स्टेट ने इसमें हिस्सा नहीं लिया। इस एक्ट ने पावर को 3 लिस्ट में डिवाइड कर दिया: फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। फेडरल लिस्ट, इसमें सेंटर के लिए 59 आइटम्स थे। प्रोविंशियल लिस्ट, इसमें प्रोविंस के लिए 54 आइटम थे। कॉन्करेंट लिस्ट, इसमें सेंटर और प्रोविंस दोनों के लिए 36 आइटम थे। जो पावर बची हुई थी, यानी कि रेसिडुअल पावर, वो वाइसरॉय के पास रखी गई। इस एक्ट ने प्रोविंस में डायरकी को खत्म कर दिया, मतलब अब प्रोविंस में
एक ही गवर्नेंस सिस्टम था। बाई कैमरलिज्म यानी कि दो हाउसेस, लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, को 11 में से 6 प्रोविंस में इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, असम और यूनाइटेड प्रोविंस शामिल थे। लेकिन इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी थे। इस एक्ट ने पहली बार डिप्रेस्ड क्लास यानी कि शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व सीट दी और वुमेन और लेबर के लिए भी स्पेशल रिप्रेजेंटेशन का प्रोविजन बनाया। भारत का करेंसी और क्रेडिट सिस्टम रेगुलेट करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गठन 1935 में किया गया। इस एक्ट ने फेडरल और प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाई और जो प्रोविंसेस मिल के एक कमीशन बनाना चाहते थे, उनके लिए ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन भी बनाई गई। एक नया फेडरल कोर्ट भी 1937 में इस्टेब्लिश किया गया, जो सेंट्रल और प्रोविंशियल कानूनी इश्यूज को हैंडल करता था। एक और इम्पोर्टेंट बात ये थी कि इस एक्ट ने बर्मा, जो कि अब म्यांमार है, को भारत से अलग कर दिया। 2 नए प्रोविंस भी बनाए गए, जैसे कि ओडिशा और सिंध। एक्ट के तहत एक ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट किया गया, जो फेडरेशन और प्रोविंस के अकाउंट का ऑडिट करता था। अब बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947। एक बहुत ही हिस्टोरिक और सिग्निफिकेंट स्टेप था, जो भारत की आज़ादी के लिए के प्रोसेस को फाइनलाइज करता है। जून 3, 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने पार्टीशन प्लान प्रेजेंट किया, जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने एक्सेप्ट किया। इस प्लान को तुरंत इनेक्ट कर दिया गया और अगस्त 15, 1947 से भारत को एक इंडिपेंडेंट और सोवरेन स्टेट डिक्लेयर किया गया। इस एक्ट ने भारत को 2 इम्पोर्टेंट डोमिनियन में पार्टीशन कर दिया, इंडिया और पाकिस्तान। दोनों को ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से अलग होने का अधिकार दिया गया। इस एक्ट के तहत वाइसरॉय का ऑफिस खत्म कर दिया गया और हर डोमिनियन के लिए एक गवर्नर जनरल का गठन किया गया। गवर्नर जनरल को ब्रिटिश किंग अपॉइंट करता था, लेकिन ये अपॉइंटमेंट डोमिनियन कैबिनेट के एडवाइस पर होती थी। इस एक्ट ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज को ये अधिकार दिया कि वो अपने रेस्पेक्टिव नेशंस के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कर सकते हैं। इसमें ये भी शामिल था कि वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के किसी भी एक्ट को रिपील कर सकते हैं, इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस एक्ट खुद को। लॉर्ड माउंटबेटन नए डोमिनियन ऑफ इंडिया के पहले गवर्नर जनरल बने। 1946 में बनाई गई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया अब इंडियन डोमिनियन की पार्लियामेंट बन गई।